यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट। मतलब एक ही सेंटेंस में हम दोनों टेंस का जो रूल्स होता है वो कैसे लगाएंगे। तो वह सेंटेंस कैसा होता है, वह कंडीशनल सेंटेंस होता है। आपके सामने लिखा गया है यहाँ पे। जब आपको हिंदी लिखा हुआ मिलेगा, दो सेंटेंस मिलेगा और दोनों सेंटेंस फ्यूचर में लिखा रहेगा। अगर हिंदी में देखेंगे तो दोनों सेंटेंस किस में लिखा मिलेगा, फ्यूचर में लिखा मिलेगा। लेकिन जब आप उसको ट्रांसलेट करेंगे, चेंज करेंगे इंग्लिश में, तो इसका नियम होता है कि जो पहला वाला सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज होता है, ट्रांसलेट होता है, और जो लास्ट वाला सेंटेंस होता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। हिंदी में दोनों फ्यूचर में दिखेगा और इंग्लिश में जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो उसका नियम होता है जो मैंने आपको बताया कि पहले वाले सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और दूसरे वाले सेंटेंस को फ्यूचर इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करते हैं। बात समझ में आ गई? तो आप देखेंगे इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे हम लोग। यदि के लिए इंग्लिश में क्या लिखा जाता है, इफ लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? तो इसके स्थान पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इफ। एक काम हो गया, समझ में आया सब लोग को? दूसरे काम में देखेंगे, लिखा गया आप पढ़ेंगे, तो आपको इंग्लिश में कहा जाता है यू। क्या कहा जाता है? यू। तो हम यू लिख देंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नियम होता है, आप जानते हैं कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पढ़ना किसके मीन्स होता है? रीड होता है, और रीड का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो रीड ही होता है। अब यहाँ पे जो तो लिखा गया है इसके लिए कॉमा लगा दिया जाता है। क्या लगाया जाता है? कॉमा जो तो का अर्थ दे देता है। कोई दिक्कत? आगे वाला सेंटेंस जो यहाँ पे है, आज इसको फ्यूचर इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे। तो ये लिखा गया है मैं को इंग्लिश में लिखेंगे आई, और आई के साथ जो सहायक क्रिया फ्यूचर इंडेफिनिट में लगती है वो शैल लगती है। फिलहाल विल और शैल दोनों सहायक क्रियाएं होती हैं। अगर सब्जेक्ट आई है तो क्या लगता है? शैल लगता है। लेकिन जब आप बोलेंगे तो इस टाइप का बोलेंगे, आई विल, ऐसे, वो शैल ही है। क्या लिखा गया है? शैल। वो शॉर्टकट में लिखा गया, ठीक है। और आई शैल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पढ़ना होगा, आल्सो के साथ लिख देता हूं, सॉरी, आल्सो के साथ लिख देता हूं, आल्सो रीड, फुल स्टॉप, और कुछ ऑब्जेक्ट में नहीं था। फिलहाल ये छोटा का सेंटेंस था, अभी बड़े वाले में भी आप समझेंगे। इफ यू रीड आई विल आल्सो रीड। यदि आप पढ़ेंगे तो मैं भी पढ़ूंगा। यदि आप पढ़ेंगे तो मैं भी पढ़ूंगा। इसके लिए इंग्लिश क्या बोलेंगे आप लोग? यदि आप लिखेंगे तो मैं भी लिखूंगा। इफ यू राइट हो जाएगा। यदि आप बोलेंगे तो मैं भी बोलूंगा। जब आपको बोलने के चांसेस मिले तो आप जरूर बोलें, धीरे बोले, जरूर बोले। यदि आप गाएंगे तो मैं भी गाऊंगा। इफ यू सिंग आई विल आल्सो सिंग। ठीक। यदि आप गाना गाएंगे तो मैं भी गाना गाऊंगा। इफ यू सिंग अ सॉन्ग आई विल आल्सो सिंग अ सॉन्ग। यदि आप दौड़ेंगे तो मैं भी दौड़ूंगा। मुझे लगता है बात समझ में आ गई। अगले वाले को भी ट्रांसलेट कर लेते हैं। देखें, आप समझ गए होंगे तो यहाँ इफ हो जाएगा, आपके लिए क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत है? ध्यान दीजिए, इसमें सहायक क्रिया नहीं लगे, क्योंकि अगर नेगेटिव होता डू नॉट, डज नॉट लगता। अगर नेगेटिव होगा जबकि फ्यूचर में है, लेकिन ट्रांसलेट किस में होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब ट्रांसलेट होता तो नेगेटिव होता, डू नॉट, डज नॉट लगता कि नहीं लगता? लगता ना। तो
तो और यदि पॉजिटिव है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे बोलने के लिए क्या लिख देंगे और ऑब्जेक्ट में क्या आएगा इंग्लिश। अब तो के लिए क्या लग जाएगा कॉमा लगा देता हूँ, यहाँ पे लिख दूंगा आई और फिर आई लगा देता हूँ, एक साथ सेल का भी काम हो जाएगा। और इसके बाद नॉट की कंडीशन है क्योंकि यहाँ पे नॉट लिखा गया है, नहीं लिखा गया नॉट लगा देंगे, नॉट स्पीक हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको आप कहेंगे स्पीक हो जाएगा और फिर हो जाएगा इंग्लिश और लास्ट में फुल स्टॉप। मुझे लगता है बात समझ में आ गई। यस यदि आप अंग्रेजी बोलेंगे तो मैं भी अंग्रेजी बोलूंगा। नहीं बोलूंगा। गुड, आप क्या करेंगे जो लास्ट वाला मैंने लिखा है इसको ट्रांसलेट करेंगे और स्वयं से ट्रांसलेट करेंगे, बाकी उसको करके दिखाएंगे। थैंक यू।